Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are fit and fine. Welcome back again to video lectures. Today we will discuss about Hooke's law applied to a helical spring. Yesterday we discussed about the Hooke's law, and Hooke's law is simply defined as when applied force on any elastic material, that force is directly proportional to the extension produced in that elastic material. Hooke's law हमें यह बता रहा है कि जितनी भी मैग्नीट्यूड के अंदर हम किसी भी इलास्टिक मटेरियल के ऊपर फोर्स अप्लाई करें, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके अंदर जो एक्सटेंशन हो रही है. वर्ड एक्सटेंशन की माना है चेंज. आज का टॉपिक भी हुक्स लॉ से रिलेटेड है और वो टॉपिक है हुक्स लॉ अप्लाइड टू अ हेलिकल स्प्रिंग. A spring is suspended to a fixed support. It produces tension and extension. As you see in this diagram, कि हमारे पास तीन फिगर्स हैं. एक स्प्रिंग, जैसे ही हम उस स्प्रिंग के ऊपर कोई भी मास अटैच कर रहे हैं, वो मास उस बॉडी के अंदर फोर्स जन्म करवाएगी. जैसे कि अगर वो वर्टिकल पोजीशन के ऊपर है तो उस मास को ग्रेविटी अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से उसमें वेट प्रोड्यूस होता है. तो एज यू सी इन फिगर 1 कि जैसे हमने उस हेलिकल स्प्रिंग के साथ कोई भी मास अटैच नहीं किया हुआ, तो उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी एक्सटेंशन नहीं आ रहा. एक्सटेंशन वर्ड की माना है टू इंक्रीज. जैसे ही हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स अप्लाई करने से उस स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, जो इस एक्सटेंशन को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं. वैसे ही जैसे ही आप फोर्स की मैग्नीट्यूड को बढ़ाते जाएंगे, वैसे जैसे ही उस स्प्रिंग के ऊपर हम फोर्स को बढ़ाते जाएंगे, वैसे ही उस स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी. तो यहाँ टेंशन जो वर्ड है दैट विल रिप्रेजेंट द फोर्स. टेंशन फोर्स है और उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द फोर्स which applied on a body with the help of some source. That source may be string, that source may be spring, or that source may be a rubber. Now, according to Hooke's law, the tension is proportional to extension. अभी ये स्टेटमेंट हुक्स लॉ के मुताबिक फोर्स की मैग्नीट्यूड एक्सटेंशन के मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्टली रिलेशनशिप है. जितनी मैग्नीट्यूड के अंदर फोर्स अप्लाई करेंगे, उतनी मैग्नीट्यूड के अंदर इलास्टिक मटेरियल के अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी. इफ वी राइट इट मैथमेटिकली, F directly proportional to X, where F represent applied force, X represented extension. हमेशा प्रोपोर्शनलिटी की साइन को खत्म करने के लिए हम एक इक्वल की साइन लेते हैं और उसके साथ ही साथ कोई भी कांस्टेंट. तो यहां भी प्रोपोर्शनलिटी की साइन को खत्म करने के लिए हमने एक इक्वल की साइन ली और दूसरा कांस्टेंट लिया K, वेयर K इज ए स्प्रिंग कांस्टेंट. जहां जो K क्या है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है. एज यू सी इन अबोव फार्मूला, F is equal to minus Kx, where the minus sign shows that tension and
एक्सटेंशन एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, कि जो टेंशन और एक्सटेंशन का डायरेक्शन होगा वो एक दूसरे के साथ अपोजिट होंगे। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर टेंशन डाउनवर्ड लग रहा है और एक्सटेंशन की जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी। नाउ हियर इज अ प्रॉब्लम। A block of mass 0.5 kg is attached to a spring and placed on a horizontal fractionless table. The spring is stretched 20 centimeter when a force of 5 Newton is applied. Calculate the spring constant. इस न्यूमेरिकल के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा जब हम 0.5 kg मास को अटैच कर रहे हैं एक स्प्रिंग के साथ और वो स्प्रिंग किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर हो। जब उस स्प्रिंग के ऊपर या उस मास को हम 5 न्यूटन का फोर्स दे रहे हैं तो उस स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन आ रही है, जो उसके अंदर खिंचाव आ रहा है, वो है 20 सेंटीमीटर का। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू सॉल्व द प्रॉब्लम वी विल मेक द डेटा। In data we will write two types of values, known and unknown. तो ऊपर हेडिंग के अंदर जो नॉन वैल्यूज हैं, सबसे पहले मास that is 0.5 kg. Second one is a extension x that is 20 centimeter. Now the SI unit of displacement, extension or distance is meter. First of all we will change that centimeter into meter. A simply rule, 1 meter is equal to 100 centimeter. Therefore, how much the centimeters will given, we will simply divide them by 100. Whenever we divide 20 with 100, the answer will come 0.52. Again, the second is force, that is 5 Newton. We have to find the spring constant K. Now solution, according to Hooke's law, F is equal to Kx. To find the K, first of all we will rearrange that equation. The left side will into right and right side will be into left. Then Kx is equal to F. We will find the K and X is in multiplication with K. Whenever it will shift it towards right hand side, it will change into division. Now by putting the values, K is equal to, the value of force is 5, while the value of x is 0.2. K is equal to 5 upon 0.2. Whenever we will simply divide these both, the answer will come 25 Newton per meter. So this 25 Newton per meter is the value of spring constant K. This spring constant K value 25 will be when the force of 5 Newton applied on a mass of 0.5 kg and produce an extension of 0.2 meter or 20 centimeter. Now an important topic that is named as a pressure. Pressure is simply defined as the force acting perpendicular per unit area, or pressure is defined as physical force exerted on an object. The force applied is perpendicular to the surface of objects per unit area. Mathematically, the pressure can be written as pressure is equal to force upon area. Pressure is denoted by P, while force is denoted by F and area is denoted by A. So pressure will equal to P is equal to F upon A. The SI unit of pressure is Pascal.
again that Pascal will equal to Newton per meter square. We can also define what is Pascal. A Pascal is a force, a Pascal is a pressure when the force of 1 Newton acts on an area of 1 meter square. Then pressure act on that area with that 1 Newton force will be called as a 1 Pascal. Therefore, the 1 Pascal is equal to 1 Newton per 1 meter square. As you see in the diagram, in yellow color, the area has been denoted, while with the arrow, we are applying the force on that area. Whenever on a certain area, the force applied at that place, the pressure will produce. Therefore, its mathematically formula will be force upon area.